नाज़रीन, यमनी हमले जो है वो बड़ा इंपैक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं और प्रेशर भी क्रिएट कर रहे हैं और इसराइल को डैमेज भी बहुत ज्यादा हो रहा है। जो एयरलाइंस हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी फ्लाइट ऑपरेशन जब इसराइल के लिए शुरू किए थे वो भी कैंसिल होने जा रही हैं, क्योंकि जो इसराइल है वो अपनी सिक्योरिटी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। उसका एयर डिफेंस जब मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है और अमेरिकन, यूरोपियन, सारा एयर डिफेंस, पूरा वेस्टर्न जो एयर डिफेंस है वो इसराइल को सेव करने में पूरी तरह से नाकाम हुआ है। और इसी दरमियान जो है वो यमनी ड्रोन्स इलात को भी हिट किया उन्होंने और वहां पर बिल्कुल सायरन्स नहीं बजे और सायरन्स के बगैर ही यमनी ड्रोन्स जब जाकर टकराए हैं। तो ये बिल्कुल अलग थलग बात है कि इसका मतलब उनको शेल्टर में जाने का भी टाइम, जाहिर है कि जब सायरन्स बजेंगे तो वो शेल्टर्स में जाएंगे। अरब्स जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ राब्ते भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ अहम तरीन दौरे भी इस वक्त हो रहे हैं और यूएई जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा मुतहरिक है और मुख्तलिफ मुल्कों के साथ इस वक्त राब्ते कर रहा है। यूएई ने कहा है कि वो अब्राहम अकॉर्ड तोड़ सकते हैं। इसराइल जो है वो गजा सिटी के अंदर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उनको मुसलसल निशाना बना रहा है और अभी कई सारी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उनको एक साथ इवैक्यूएशन ऑर्डर जब जारी किया गया तो एक खौफ की फिजा है वहां पर कि किसी भी वक्त किसी भी बिल्डिंग को जो है वो निशाना बनाया जा सकता है। इस सारे हमलों का मकसद जो है वो फलस्तीनियों को यहां से डिस्प्लेस करना है साउथ की तरफ। इतनी बमबारी की जाए, इतना ज्यादा गजा सिटी को अनलिवेबल बना दिया जाए कि उनको साउथ में और साउथ के बाद जब उनको डिस्प्लेस करना है मिस्र की तरफ। तो यानी ये बिल्कुल आखिरी फेज है और इसका इजराइल अनाउंस भी कर रहा है। तो अगर अभी भी देर की जाती है और अगर अभी भी सिर्फ इस बात का इंतजार किया जाता है कि इजराइल जब हमारी तरफ फलस्तीनियों को भेजेगा तो हम हमला करेंगे, तो ये एक ऐसी फुलिश पॉलिसी होगी कि जिसका अजाला अगली दहाइयां और सदियां भी नहीं कर सकेंगी। मिडिल ईस्ट को ऐसे नाकाबिल तलाफी नुकसान की तरफ ये मामला धकेलेंगे, ये जो देर हो रही है। अच्छा, इसी दरमियान अमेरिका और रशिया के जो ताल्लुकात हैं, मामलात हैं, वो बहुत ज्यादा खराब हो गए और हुए अमेरिका की तरफ से एज यूजुअल। नज़ीर, जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ ट्रंप के आने के बाद के रशिया के साथ टॉक्स इनिशिएट की गई, उसके हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट यह है कि वो सिलसिला जब अब खत्म हो रहा है और ट्रंप ने जो रिवायती अमेरिकी पॉलिसी है और जो बाइडेन की पॉलिसी थी उसको परसू कर लिया है। ट्रंप ने भी रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने का ऐलान कर दिया है। अब ये बड़ी खतरनाक बात है क्योंकि ये वो पॉलिसी है जिसको खुद ट्रंप जो है वो डिसएग्री करते आए हैं और ड्यूरिंग द इलेक्शन और इलेक्शन के बाद भी ट्रंप ने कहा कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि रशिया को सैंक्शंस लगा के प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है। तो द ओनली सोल्यूशन ये है कि हम रशियंस के साथ बैठें और उनके जो कंसर्न्स हैं वो दूर करें और यूक्रेन जब नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। तो ये तो सारी पॉलिसी लेकर जब ट्रंप आया था और जब ज़ेलेंस्की के साथ ओवल ऑफिस में फाइट हुई तो उसमें भी ट्रंप यही कह रहा था कि यू आर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3। इसी पॉलिसी की वजह से कि जो है वो रशिया के खिलाफ जंग जारी रखनी चाहिए, रशिया को मजीद प्रेशराइज करना चाहिए, क्योंकि रशिया अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है तो उसमें वो प्रेशर वाला तो कोई सीन है ही नहीं। ये तो उनके लिए डू और डाई है, ठीक है ना, क्योंकि 30-40 साल के पीछे बैकग्राउंड के बाद ये जंग जब वो शुरू हुई है। तो अब ये यानी बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है कि जिस पॉलिसी को ट्रंप क्रिटिसाइज करता आया था उसी पॉलिसी के ऊपर जब खुद चल पड़ा है। और इसके साथ बाइडेन की तो तमाम पॉलिसीज थी जिस पर तनकीद करके ट्रंप आया था, उन तमाम पॉलिसीज को अब उसने कंटिन्यू कर लिया, क्योंकि मिडिल ईस्ट के हवाले से तो अमेरिका की पॉलिसी बदली नहीं थी। सिर्फ जो पॉलिसी बदली थी वो रिगार्डिंग यूक्रेन बदली थी, रिगार्डिंग यूरोप बदली थी और वो भी अब उसी पुराने ट्रैक के ऊपर जो है वो आ चुकी है। तो एक बहुत बड़ा ये फेलियर भी हुआ है ट्रंप के लिए, जो कहता था 24 आवर्स के अंदर जंग रोक देनी चाहिए, रुकवाऊंगा मैं। और अब आप अंदाजा करें कल क्या हुआ है कि व्हाइट हाउस ने बाकायदा ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज है वो उसकी डिमांड की है। एक तो ट्रंप खुद कहता रहता है ना, अब व्हाइट हाउस की जानिब से बाकायदा ये स्टेटमेंट जारी हुई कि और उन्होंने बाकायदा बताया कि ये क्यों होना चाहिए। उन्होंने कहा जी फलानी जंग फलानी जंग फलानी जंग ये ट्रंप ने रुकवाई है, लिहाजा जब ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। व्हाइट हाउस बाकायदा जब वो डिमांड कर रहा है, तो ना यूक्रेन की जंग रुक सकी और ना गजा की जो जारियत है वो रुकवाई जा सकी है, बल्कि वेनेजुएला की जंग शुरू होने जा रही है। ईरान की जंग जब आकर ट्रंप ने शुरू की, तो और भी बहुत सारी जंगें हैं जो ट्रंप की पॉलिसीज के नतीजे में मजीद शुरू होने जा रही हैं। और ये जो मिडिल ईस्ट की जंग है ये भी ट्रंप के पिछले टेन्योर का नतीजा है जो आज जंग यहां पर हो रही है। अच्छा, अगर यमन के हमलों की अगर हम बात करें तो मजीद वीडियो सामने आई हैं जिसमें हैवी एक्सप्लोजन जब वो देखे गए हैं इसराइल के अंदर, और जो अटैक यमन ने किया उसमें कैजुअलिटीज 8 तक पहुंच चुकी हैं। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक 2 थी, अब कैजुअलिटीज के जो नंबर है वो 8 तक जो है वो पहुंच चुके हैं और ये ह्यूज नंबर्स है। यानी यमनी ड्रोन्स ने 8 कैजुअलिटीज इसराइल के अंदर की हैं, मटेरियल डैमेज भी किया और सबसे बढ़कर जो इंपैक्ट क्रिएट किया है, देखिए यमन कोई पावर नहीं है इसराइल के मुकाबले में, कोई हैसियत है ही नहीं यमन की। जब हम मिलिट्री कैपेबिलिटीज का जब वो मुकाबला करते हैं कोई हैसियत ही नहीं है। तो वो यमन जो है वो इनके मुकम्मल सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस को पेनिट्रेट कर गया है, तो इससे बड़ी जो है वो कोई बात हो नहीं सकती। तो असल बात वो इंपैक्ट है
जो उन्होंने क्रिएट किया। और यमनी ड्रोन्स ने पहली बार इजरायली एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हुआ है कि यमन ने ऐसी कैपेबिलिटीज का मुजाहरा किया। तो असल में जो बुनियादी चीज है वो जो डैमेज है उससे बढ़कर ये कैपेबिलिटीज का मुजाहरा है, उस इंपैक्ट का मुजाहरा है और उस नई रियलिटी का मुजाहरा है कि यमन ऐसा कर सकता है। ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन है। आप जरा देखेंगे मिडिल ईस्ट की सबसे पुअर नेशन है अंसारुल्लाह यमन, ठीक है ना। और मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर तरीन एंटिटी कौन है इकोनॉमिकली और मिलिटरीली? वो इजराइल है, जिसको प्लेनेट अर्थ की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो है मुयसर है और इकोनॉमिकली मिलिटरीली और उनके सिस्टम्स और उनके एयर डिफेंस ये प्लेनेट अर्थ के सबसे सोफिस्टिकेटेड सिस्टम जो है वो माने जाते हैं। इस सब के बावजूद उनका, और फिर अंसारुल्लाह यूरोप से भी बरह रास्त लड़ा है, यूरोपियन वॉरशिप्स भी यहां पर आ चुके हैं। अमेरिका के साथ दो बदू जंग जो है वो यमन ने की है, इजराइल के साथ दो बदू जंग जो है वो जारी है। तो ये कोई मामूली रियलिटी नहीं है जिसका मुजाहरा यहां पर किया जा रहा है। तो अब जनाब अली वो ये कह रहे हैं कि मजीद जो एयरलाइंस हैं जिन्होंने अभी अपने फ्लाइट ऑपरेशंस शुरू किए थे वो अब कैंसिल कर सकती हैं। इजरायली मीडिया इसको कोट कर रहा है कि ये जो हमला है ये पुश करेगा फॉरेन एयरलाइंस को दैट रिसेंटली रिटर्न टू इजराइल टू रिकंसिडर देयर डिसीजन। जो अभी अभी चूंकि ईरान की जंग हुई है और बाकी मामला चल रहे थे, तो उसके बाद अभी उन्होंने ऑपरेशंस इजराइल के लिए शुरू किए थे और वो अब दोबारा से रिकंसिडर कर सकते हैं कि इजराइल तो महफूज नहीं है, किसी भी वक्त कोई भी एयरपोर्ट जो है वो निशाना बन सकता है। और ये बड़ा इस तरह का अटैक था कि मेन बिल्डिंग को जाकर जब उसने निशाना बनाया है तो उसकी मजीद डिटेल्स भी सामने आ रही है कि 8 कैजुअलिटीज हो गई हैं और एयरलाइंस अब कैंसिल करने जा रही हैं। इसी के साथ यमन की जानिब से इलात को भी निशाना बना दिया गया है। और इलात में यमन की एक और कामयाबी है कि उसने मुसलसल इसको एक दिवालिया और वीरान बंदरगाह के तौर पर कायम रखा हुआ है। यानी ऐसा नहीं है कि एक बार उन्होंने मुहासरा किया और उसके बाद इजराइल जो है उसको रिवाइव कर लिया उसने। तो इलात का जो मेयर है वो इस बात को कंफर्म कर रहा है कि एक ड्रोन जो है वो डायरेक्टली इलात में हिट किया है और जो इससे पहले वार्निंग्स होती हैं, सायरन्स बजते हैं, उसके बगैर। तो यह मामला बहुत ज्यादा संगीन है, बराह रास्त हिट करना और सायरन्स के बगैर। तो ये दो ऐसी जगहें तो अब कंफर्म हो गई हैं जहां पर यमनी मिसाइल्स पेनिट्रेट, यमनी ड्रोन्स पेनिट्रेट कर गए। और ये जो पोर्ट है ये मुकम्मल तौर पर पैरालाइज हो चुकी है, ये इलात का मेयर कह रहा है। और अंसारुल्लाह जो है वो कंटिन्यू किए हुए हैं अपने हमले हमारी तरफ। अंसारुल्लाह हैव नॉट फॉरगॉटन इलात, उन्होंने वो इलात को भूले नहीं है। डिस्पाइट द आर्मीज ऑपरेशन डीप इन देयर टेरिटरी, बावजूद इसके कि इजराइल ने बहुत ज्यादा डीप इनसाइड यमन जो है वो ऑपरेशंस भी किए हैं, जारियत भी की है, अटैक्स भी किए हैं, असैसिनेशंस भी की हैं। इस सब के बावजूद यमन जो है वो इलात को भी उसी तरह से पैरालाइज रखे हुए है और ये वन ऑफ द रिचेस्ट पोर्ट जो है वो कही जाती थी। तो ये एक गैर मामूली इंपैक्ट है और यमन अब मजीद क्या क्या कैपेबिलिटी जो है उसका मुजाहरा करता है और ज़ाहिर है कि इजराइल के हमले भी यमन के ऊपर हो रहे हैं। तो ईरानी जो मिसाइल्स हैं उनकी आज वीडियो जो है पब्लिश की गई है इजराइल की जानिब से, उसकी इजाजत दी गई है। और जो मिसाइल ईरान के हाइफा में जाकर टकराए थे, बिल्कुल सेंटर में जहां पर इनके सेंसिटिव टारगेट्स हैं, उसकी पब्लिकेशन की आज इजाजत मिली है और उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल सीज फायर के ऊपर क्यों मजबूर हुआ था। मिलिट्री सेंसरशिप ने अलाउ किया है 2 महीनों के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन हुई थी ईरानी मिसाइल जो है वो स्ट्राइक कर रहा है इन द विसिनिटी व्हाट इज नाउन एज द रॉकेट बिल्डिंग इन हाइफा। ये हाइफा की रॉकेट बहुत यानी एक हाई राइज बिल्डिंग है जिसको रॉकेट बिल्डिंग कहा जाता है, वेयर इजरायली गवर्नमेंट ऑफिसेज वर लोकेटेड। तो बिल्कुल वहां पर जाकर इसने हिट किया। और टावर टारगेटेड बाय ईरान इन हाइफा सस्टेन्ड सिग्निफिकेंट डैमेज एंड डजन्स ऑफ नियर बाय बिल्डिंग्स एंड ऑफिसेज वर अफेक्टेड। तो बहुत ज्यादा वहां पर तबाही आई और उसके ऊपर सेंसिटिव। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे लॉसेस हैं इजराइल के जो अभी तक मुकम्मल सामने नहीं आए और अगर वो फौरी तौर पर उस वक्त सामने आ जाते तो इजराइल का बिल्कुल भुरकस निकल जाता उसकी ताकत का, इसलिए छुपाए गए और इसलिए इजराइल ने जब वो फौरी तौर पर वो सीज फायर की तरफ भागा। वरना आप जान सकते हैं कि इजराइल जैसी एंटिटी और नेतन्याहू जो 40 साल से ये कह रहा है कि उसका मकसद ही जो है वो तबाह करना है ईरान को, तो क्या वो जो है वो सीज फायर करता है ईरान के साथ? किसी सूरत ये पॉसिबल नहीं था। तो ये आज उन्होंने, अच्छा इसी दरमियान एक अहम तरीन दौरा हो रहा है। अच्छा एक तो यूएई जो है अब वो बहुत ज्यादा मोबिलाइज है, बहुत ज्यादा एक्टिव है और रीजन के अंदर और रीजन से बाहर उसके राब्ते जब हो रहे हैं, यूएई की बहुत ज्यादा अहमियत है। यूएई बहुत एक रिचेस्ट कंट्री है और इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। और फिर यूएई की अहमियत यह है कि यूएई जो है इसके इजराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अगर इसका रिवर्सल होता है तो ये मुकम्मल अब्राहम अकॉर्ड का कोलैप्स होगा, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री ही यूएई है। तो यूएई इस वक्त जो है वो एक डिफरेंट पाथ के ऊपर चल रहा है और अभी जॉर्डन के जो किंग हैं वो यूएई पहुंचे हैं और वहां पर उनकी मुलाकात हो रही है। यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद वेलकम जॉर्डन किंग ऑन ऑफिशियल विजिट।
और रिजेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पैलेस्टीनियंस फ्रॉम देयर लैंड इन एडिशन टू द सेटलमेंट एक्सपेंशन प्लान्स। तो जो एजेंडा है वो फलस्तीन है, वो गजा है, वो वेस्ट बैंक है, ये सारे राब्ते जो है वो इसी तनाजुर के अंदर हो रहे हैं। जॉर्डन और मिस्र चूंकि फ्रंट लाइन स्टेट्स हैं, और अगर जॉर्डन डिस्टेबलाइज होगा तो फिर अगर जॉर्डन में देखें, वेस्ट बैंक में जो पॉलिसीज हैं उसे जॉर्डन मुतासर होगा, और जॉर्डन की वजह से पूरा रीजन जब मुतासर होगा। तो एक बार नाज़रीन, जो अमेरिकी सदर हैं जिमी कार्टर, उन्होंने कहा था, उनसे इंटरव्यू हुआ कि अमेरिका जो है वो जमहूरियत की बात करता है, तो मिडिल ईस्ट के अंदर तो सारी जमहूरियत नहीं है, फिर अमेरिका इन गवर्नमेंट्स को सपोर्ट क्यों करता है? तो उन्होंने जवाब दिया जो आज के इस मामले से बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन अरब्स में जहां पर जाहिर जमहूरियतें नहीं हैं उनको सपोर्ट करता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजराइल्स वेल बीइंग, एज यूएस प्रेसिडेंट्स हैव डन सो एंड सो डिड आई। कि यहां पर हम जमहूरियत को इसलिए सपोर्ट नहीं करते, ये भी इजराइल के इंटरेस्ट में है, क्योंकि ये सारी गवर्नमेंट जो हैं उनके साथ उस तरह से डील किया जा सकता है कि वो इजराइल के खिलाफ ज्यादा मामलात ना करें। तो ये एक यानी समझ ले कि एक हार्श ट्रूथ है इस रीजन का। लेकिन अब जो है ये तमाम रियासतें मिडिल ईस्ट के ये तमाम मालिक इजरायली पॉलिसीज की वजह से, इजरायली जेनोसाइड की वजह से इनकी सिक्योरिटी जो है वो सबसे ज्यादा थ्रेटेंड है। इनका अलायंस अमेरिका के साथ था और बाद में इजराइल के साथ भी बन रहा था और बन चुका था कई हद तक। तो ये इसलिए था कि भाई रीजन की सिक्योरिटी अमेरिका और इजराइल मिलकर करेंगे और ये सारी मिडिल ईस्ट की रियासतें होंगी, और ईरान खतरा, ईरान का कांटा जो है दरमियान में निकाला जाएगा। तो लेकिन अब तो मामला बिल्कुल उलट हो चुका है। असल खतरा तो मिडिल ईस्ट को हमेशा से इजराइल से था और आज भी इजराइल से, और नेतन्याहू तो खुलेआम कहता फिरता कि अरब्स तो मुतहद थे और हमने आकर अरब्स को जो है वो डिवाइड किया। तो ये तो उनकी बाकायदा पॉलिसी रही है अरब्स को डिवाइड करना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं से है। तो ये जो रियासतें हैं ये क्या इकदाम उठाएंगी? और आप देखें ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर्स हैं, इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कोई बड़ी मिलिट्री पावर नहीं है। और इन्फ्लुएंस इनका अलबत्ता अमेरिका के ऊपर बहुत है, यूरोप के ऊपर बहुत है। तो अगर ये दो टोक अंदाज के अंदर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो फिर अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा, इतना आसान अमेरिका के लिए नहीं होगा, क्योंकि अब फिर चाइना भी सामने आ चुका है, उसका भी राइज हो चुका है और वो मिडिल ईस्ट को ऑफर भी कर रहा है। रशिया ने एक कंप्रीहेंसिव पार्टनरशिप जो है वो अरब्स के साथ ऑफर कर रखी है। तो अगर ये दो टोक अंदाज में अमेरिका के सामने खड़े हो जाते हैं तो ये इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए। और इसमें सिर्फ मसला यह है कि इन गवर्नमेंट्स को खतरा यह है कि इनकी गवर्नमेंट्स को गिरा ना दिया जाए अमेरिका के खिलाफ या इसराइल के खिलाफ खड़े होने से, या उनसे दो टोक बात करने में। तो ये बुनियादी फियर है। लेकिन अब कोई बड़ा फैसला तो करना पड़ेगा, इस तरह खामोशी के साथ मामला चल तो नहीं सकते हैं। अच्छा, इसी दरमियान हमास का जो डेलीगेशन है वो कायरो पहुंचा और अब कायरो को जो है वो लीव कर चुका है, और हमास ने कहा है कि हम पार्शियल डील जो ऑलरेडी वो एग्री कर चुके हैं उसके लिए भी तैयार हैं, हम कंप्रीहेंसिव डील के लिए भी तैयार हैं, और हम एक लंबे ट्रूस के लिए भी तैयार हैं। यानी ना पार्शियल डील ना मुकम्मल सीज फायर, एक ऐसा ट्रूस जैसे 60 दिन का है भी, 60 दिन की आरजी जंगबंदी, तो हम 2 से 3 साल 4 साल 5 साल इसके लिए एक आरजी जंगबंदी कर लेते हैं। मुकम्मल सीज फायर नहीं होगा, एक आरजी जंगबंदी, एक पॉज होगा, लेकिन लॉन्ग पॉज होगा, हम इसके लिए भी तैयार हैं। और ये दौरा क्यों हुआ? क्योंकि आपको याद है कुछ दिन पहले ट्रंप ने, अभी 3-4 दिन कबल जो है ट्रंप ने